हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे यूपी पैट के हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इससे पहले इस पेपर के ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 15/10/2022 को सेकंड शिफ्ट में। ये इसका हम इस वीडियो में करेंगे पार्ट 2। इसके दोस्तों पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन वन से लेकर 23 तक कवर करे थे। 23 पे कोई पैसेज कवर किया था हमने, उसके बाद एक पैसेज था। ठीक है, एक पार्ट में हम 25 ही क्वेश्चन रखते हैं वैसे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें कवर करेंगे हम 24 से लेके 50 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। देखो इसमें क्या है, पैसेज है, इसको पढ़ना है आपको और उसके बेसिस पे आंसर करने हैं। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना क्या पूछा है। आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सके। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पैसेज पढ़ना पड़ेगा। एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं, बार बार नहीं पढ़ना आपको, एक ही बार पढ़ना अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आज परिवारों का विघटन होता जा रहा है, परिवार सीमित और छोटे होते जा रहे हैं। पढ़े लिखे परिवारों में एक या दो, देखो मेरा जो पेन है ये ऊपर की तरफ है, ध्यान रखना, जो लाइन में पढ़ूंगा उसके ऊपर की तरफ है। पढ़े लिखे परिवारों में एक या दो बच्चे ही होते हैं। माँ बाप अपने उपलब्ध संसाधनों से बड़े लाड़ प्यार से बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं और दुलार के साथ बड़ा करते हैं। पुराने समय का लालियत पश्चात वर्ण वर्षाणी वर्षाणी 10 वर्षाणी तांडेत, ये संस्कृत का वाक्य है, ठीक है, वाला फार्मूला अब बदल चुका है। इतना लाड़ मिलने के बावजूद आज की नई पीढ़ी के बच्चे असहनशील होते जा रहे हैं। अगर शिक्षक कक्षा में उनसे कुछ भी कह दे, घर में माँ बाप या कोई रिश्तेदार कुछ भी कह दे, तो वे तुरंत प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। ग्रहणशीलता समाप्त होती जा रही है और जैसे जैसा वे चाहें वैसा करने की आज़ादी उन्हें चाहिए। अस्तु येन केन प्राक्रेण, बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी पा जाते हैं या अपना काम संभाल लेते हैं। माता पिता धीरे धीरे बूढ़े होते जाते हैं। उनके द्वारा बचपन के प्यार से लेकर उस समय तक के त्याग और बलिदान उन्हीं के अपने बच्चों द्वारा बुला दिए जाते हैं। अब माँ बाप बूढ़े और शक्तिहीन हैं और बच्चों पर बोझ। आज के बूढ़े माँ बाप पिछली पीढ़ी के बूढ़े माँ बाप की तुलना में अधिक दयनीय से होते जा रहे हैं। उन्हीं के द्वारा पालित पोषित बच्चे उन्हें अपने परिवार का सदस्य मन से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि बुढ़ापे में या तो माँ बाप अकेले रहते हैं और या ही अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह ताकते हैं। पीढ़ियों के अंतराल से जीवन मूल्यों में तेजी से बदलाव हो रहा है। अच्छी भावना से भी यदि बूढ़े माँ बाप वयस्क बच्चों या उनके परिवार के इस विषय में कुछ सलाह देते हैं तो उनकी सलाह का समान नहीं होता। यह संभव पीढ़ियों के अंतराल का परिणाम है। अब समय बदल गया है और अनुभवपूर्ण सलाह की इस नई पीढ़ी को आवश्यकता नहीं है। अपेक्षा की जाती है कि यदि उन्हें साथ रहना है तो एडजस्ट करके चलें, अन्यथा वृद्धाश्रम में हम उम्र लोगों के बीच समय बिताएं, खुद भी चैन से रहें और उन्हें भी अपनी तरह से चैन से रहने दें। क्या वास्तव में इस सब के लिए युवा पीढ़ी ही दोषी है या कुछ दोष दोष वृद्धों का भी है? तो अभी इसके लिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सके? तो इसके बेसिस पे हमें ये दोस्तों बताना है। पहला कहता है बुजुर्ग अपने हेकड़ी से बड़े स्वभाव से बदलाव लाएं। ऐसा नहीं कह सकते दोस्तों, हेकड़ी हो माता पिता में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये गलत है। बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर न बोझ बने और न ही अपनी राय थोपें। दोस्तों ये अपने आप में स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ऐसा क्या है, ये तर्क लॉजिकली हम कह सकते हैं ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं? ठीक है, तो पैसेज हमने पढ़ा था, उसके बेसिस पे आंसर करेंगे। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं हो सकता। दूसरा, जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार के उचित सम्मान देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कह सकते हैं वो बच्चों को या घर में हिंदीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं। अगर माँ बाप में क्या होगा, अगर माँ बाप ऐसे होंगे जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेंगे और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते रहेंगे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आपको ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे ध्यान से पढ़ना है, बाकी आसान होता है ये हिंदी में। माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? अब कारण पैसेज के बेस पे बताएंगे। पीढ़ियों के अंतराल के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी
अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है दोस्तों, ये बात कही गई है उसमें, और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है, ये बात हमने पढ़ी थी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण हो कौन सा है? सबसे सबल तर्क कौन सा है? सबसे स्ट्रॉन्ग लॉजिक आपको इसके पीछे बताना है कौन सा है। पहला कहता है इनमें से कोई नहीं। दूसरा, माँ बाप की आर्थिक स्थिति अच्छी होना, ये भी नहीं कह सकते, ये नहीं है दोस्तों। माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहु बेटों की जिंदगी में ज्यादा दखल अंदाजी। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग लॉजिक हो सकता है। माँ बाप का बीमार लाचार होना, और दोस्तों ये नहीं है इसमें। ठीक है, ये नहीं हम कह सकते। तो जो स्ट्रॉन्ग लॉजिक होगा, सबसे सबल तर्क होगा, कौन सा होगा? माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहु बेटों की जिंदगी में ज्यादा दखल अंदाजी। क्वेश्चन नंबर 28, कौन से बच्चे अपने माता पिता का को वृद्धाश्रम में भेजे देने की बात करते हैं? कौन से बच्चे, वो आपको बताना है, जो माँ बाप बहू बेटों के परिवार का सहारा बनकर रहते हैं और अपनी अभिमत उन पर नहीं थोपते। जिन माता पिता बच्चों को सही संस्कार दिए हैं, जो स्वयं संपन्न है, जिनके माँ तीसरा है, जिनके माँ बाप बच्चों और उनके परिवार के यथोचित सहारा और सम्मान देते हुए अपना जीवन शांति से बिताते हैं। फोर्थ है, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। ठीक है, तो दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग लॉजिक कौन सा है? ऑप्शन 4। जो बच्चे ऐसा मतलब जिनके बच्चे क्या है, जो बच्चे संस्कारहीन है और अविवेकी है, जिनके अंदर विवेक नहीं, शांति संतोष नहीं है, और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। ठीक है, वही बच्चे ऐसा करते हैं। तो स्ट्रांगली हम ये कह सकते हैं ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 to 33 है। अब इसमें हमें क्या करना है? ठीक है, डीआई का क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन का। दोस्तों जिला ए बी सी ये दिए हुए हैं, और जिला डी है, जिला ई है, और वर्ष दिए हुए हैं। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 29 में किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? चयनित उम्मीदवार कौन सी है दोस्तों? देखो ये चयनित वाले ये रहे, जैसे 82 है। ठीक है, ये ऐसे ये क्या चयनित है? जैसे ए में 94 48, ये चयनित उम्मीदवार है। तो देखते ही पता लग जाएगा इसको। देखो ये बड़ा डाटा है सारा का सारा। लेकिन अगर ई में देखोगे ना, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसमें 75 65, ये 75 75 55 60 75, बाकी सभी में देखो 78 85 70 80। ठीक है, 94 48 90। तो ये सभी में ज्यादा है, तो देखते ही बताओगे आप कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। जरूरी नहीं है कि हमें इसके लिए सोल्व करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 30, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है? ठीक है, सी में चयनित उम्मीदवार का प्रतिशत जिला सी में उत्तीर्ण उम्मीदवार की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है? अब आपको निकालना होगा इसके लिए। देखो पहला निकालोगे, चयनित 78 है, उत्तीर्ण के रिस्पेक्ट में निकालने 720 है। तो इसको 100 इंटू 7 में परसेंटेज निकालोगे दोस्तों, ये क्या है 2000। आपको ऑप्शन दिए हुए थे, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे 2000। कौन कौन से ऑप्शन है? इनमें से कोई नहीं, 11 12 13, 11 12 13 ही चेक करेंगे हम। ठीक है, तो ये था हमारे पास 11 में, 2011 में। तो ये कितना होगा? ये होगा हमारे पास 4 एकम, 0 से 0 कैंसिल, तो 4 से काटूंगा, या इसको काटेंगे 2 पे 36 आएगा, 2 पे काटेंगे दोस्तों कितना आएगा? 39 आएगा। तो ये आएगा 10 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, जब इसको काटोगे एक पे जाएगा, ये आएगा 10 पॉइंट समथिंग, या 10% लगाओ इसको। 11 में 12 में देखोगे आप 85/620, तो ये आएगा दोस्तों 0 से 0 कैंसिल, या इसको काट दो सीधा, 5 पे काट दो इसको, इसको 0 ही रहने दे दो। 5 5 एकम 5, एक बचेगा 5 दूनी 5 एकम 5, एक बचेगा 5 दूनी 10, 2 बचेगा 5 चौका 20, 124। 5 पे काटेंगे 17, 1700 बटे में 124। तो दोस्तों ये जाएगा, पहले एक पे जाएगा, तो फिर बचेगा हमारे पास 24 गए 76 में से 46 460। ठीक है, तो फिर उसके बाद 3 पे जाएगा, ये 13% के आसपास लगाओ इसको, इसको 13% लगाओ। और उसके बाद हम निकालेंगे 11 12 और 13 दिया हुआ था, 13 में निकालेंगे तो ये आएगा 48/400। तो 48/400 दोस्तों इंटू 100 साथ में परसेंटेज, तो ये 13 में कितना आएगा? ये 12% आएगा। तो इनमें से मैक्सिमम किस में है? तो आप कहोगे 13% है, और ये कौन से में है? 2012 में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से
उपस्थित होने वाले की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम है? डी में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रति जिला डी से उपस्थित होने वाले की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम है दोस्तों? अभी देखते हैं कि हमें निकालना है, चेक करना है 14, 12, 13, 14, 12 और 13। ठीक है, डी का चेक करना है 14, 12, 13। देखो 11 का चेक नहीं करना हमें, 12 करना है, 14, 12, 13। अब 12 में चेक करते हैं दोस्तों, ये आएगा 600/6800। ठीक है, 600/6800 इंटू में 100, साथ में परसेंटेज आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे वो। ठीक है, इसको 4 पे काटेंगे 17 आएगा, और इसको 4 पे काटेंगे 150 आएगा। तो 17 अट्ठा 136, 17 अट्ठा 136। उसके बाद दोस्तों बचेगा 14, फिर 17 अट्ठा 136, तो 12 में आएगा 8.8%। ये है 2012 में। उसके बाद हमें चेक करना है 13 में। 13 में हम कहेंगे 525/6500। ठीक है, 525/6500। देखो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, जब परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 525 को सीधा 65 से भाग कर दो, 13 पंजे 65 होता है। 5 पे काटूंगा 13 आएगा, 5 पे काटूंगा 5 का 5, 0, 5 5 25, 105। तो 13 अट्ठा 104 होता है दोस्तों, 13 अट्ठा 104 होता है। फिर उसके बाद 0, 13 अट्ठा 104, बचेगा कितना? 1। ठीक है, तो ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 8.1% समथिंग। 14 में कितना आएगा? 0 0 ऐसे चलेगा तो 1 पॉइंट लिख सकते हैं, 8.1%। ये है 13 में। 14 में देखेंगे आप, 14 में कितना है? 720/7800। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 720 को 78 से भाग करोगे, 720 का आधा 360, बटे में करोगे कितना? 39। तो 39 को करोगे दोस्तों, 39 कितने पे जाएगा? 39 निम्मा दोस्त ये होता है, 39 निम्मा 361 होगा। ठीक है, तो 8 पे जाएगा पहले तो ये, तो 8 पे जाएगा, कितना हुआ? 39 अट्ठा 40 माइनस 1 गुना 8 करो, 8 चुका 320 माइनस 8 312। अब 312 8 पे गया, 312 आ गया। अब 312 माइनस करोगे इसमें से 300 कितने में से? 60 में से, तो बचेगा दोस्तों कितना? 48। मिनिमम बताना है तो ये एक्स्ट्रा ही आएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ही आएगा, इससे ज़्यादा ही आएगा। तो मिनिमम कौन सा होगा? 8.1% होगा। तो इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन 4। 2013 में क्या है दोस्तों? सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था? 2011 में देखना आपको, ई किसमें? जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित का, उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित का, और ई ए सी। तो इसको हटा देता हूं मैं। ई ए सी में से हमें चेक करना है ई ए और सी। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन में ये गिवन है ई ए सी। तो देखो 2011 में हम ए का निकालते हैं। 2011 में दोस्तों ए का निकालते हैं। ए का ये रहा ए। ए में चयनित कितने? 94 है, और उपस्थित कितने हैं? ए में 8000 है। तो 94/80 आएगा, 94/80 आएगा ये। ठीक है, आपको बताना क्या था? हमें बताना है मतलब जो परसेंटेज है चयनित का विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट, वो क्या है? मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये 94/8000 आएगा। तो 94, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी मैंने, तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो अगर 2 पे करते हैं ये दोस्तों 47 आएगा, 2 पे करते हैं 40 आएगा। अब इसको जब आप 4 से काटोगे, 4 दाएं 40, 4 दाएं, ये 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 11 पॉइंट समथिंग, और एक जी। ठीक है, 1/10 भी है, तो ये आएगा हमारे पास 1/10 भी है। तो हम इसको एग्जैक्टली निकालते हैं तो ये आएगा 40 से कम, 40 से भाग कर दो डायरेक्ट आप, 40 से कम 40 बचेगा 7 दोस्तों। ठीक है, तो फिर आएगी पॉइंट, तो फिर आएगा 40 से कम 40, 70 बन गया तो 30 बचेगा, फिर 30, 4 7 28, तो 1.17 समथिंग आएगा ये। किसमें? ए, इसमें ए में।
ये ए का है, इतने परसेंट है ये ए का। सबसे आपको मैक्सिमम बताना है। ई ले लिया मैंने, ए ले लिया, ई देखो अब, ये सी देखो पहले। सी में 78 है 2011 में, बटे 7500, दो जी से दो कैंसिल, 78 बटे 75 कर दो डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम कहेंगे ये आएगा हमारे पास 75 एकम 75, बचेगा एक। ये दोस्तों ये तो बहुत ही कम आएगा, 1 पॉइंट कह सकते हैं 0 समथिंग आएगा ये। ठीक है, इसको 1.0 ऐसे चलेगा, ये 1.0 समथिंग ऐसे चलेगा, तो इसको लिख सकते हैं 1.0 समथिंग लिख सकते हैं, 3% 4% ऐसे आएगा। या करके भी देख सकते हैं, देखो 75 कम 75 बचेगा 30, ना जाने की 0, फिर 300, 75 चौका 304 पे जाएगा, तो सीधा लिखेंगे 1.04%। ये आया हमारे पास इसका सी का। अब ई का और चेक कर लेते हैं। ई का चेक करेंगे तो ई का आएगा उत्तीर्ण, इसका चयनित 75 है 11 में, और 6400, 75 बटे 6400, तो सीधा 75 बटे 64 कर दो। तो इसमें काटोगे ये, तो ये जाएगा सीधा एक पे, पहले बचेगा दोस्तों हमारे पास कितना 11, 11 फिर 0, फिर 64 एकम 64, 1 पॉइंट लगाएंगे, फिर जाएगा ये 7 पे। ठीक है, 7 पे जाएगा, देखिए इसमें भी 7 पे कंफ्यूजन हो गई अब, तो इसको भी पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको भी पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करो, 47 बटे ये 40 है, रेशियो में चेक कर लो, ये 75 बटे 64 है। जो बड़ा आएगा ऊपर की तरफ वो बड़ा होगा, जो छोटा आएगा वो छोटा होगा। अब देखो, अब 75 गुना 40 बड़ा होगा, 64 गुना 47 बड़ा होगा, ये देखना आपको। 64 गुना 40 करेंगे दोस्तों, तो 64 गुना 40, इसको 64 गुना 47 करेंगे, तो हम लिखेंगे इसको 50 माइनस 3। 64 की 50 से गुना करेंगे, 50 को लिख सकते हैं 100 बटे 2, 3200। ठीक है, ये आएगा 3200। इस तरफ कितना आया 3200 माइनस, फिर करना है हमें 3 से, 64 3 192 होता है, 192 200 माइनस करो 3200 से, तो कितना आएगा हमारा 3000। 3000 में फिर 8 जोड़ दो, 3008 आएगा। इसमें ऊपर की तरफ कितना आया 3008 आया, और इसमें ऊपर की तरफ जब आप करोगे ये आएगा 75 का डबल 150। ठीक है, और 150 का डबल दोस्तों 3000, ये आएगा 3000। तो बड़ा कौन सा है, ये वाली फ्रैक्शन बड़ी आई है, तो हम कहेंगे ए। और ए कौन से ऑप्शन में था, ऑप्शन थर्ड में, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या, इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान देखते हैं इसको। इसको हटाते हैं पहले। देखो यूपी पैट में डीआई थोड़ा सा ठीक पूछा है, अच्छे लेवल का पूछा है। ठीक है, तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, आपको करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, वरना वहाँ पे एग्जाम में आपके लिए नया कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करके जाना है। अब जिला ई में पूछा दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू ए, तो जिला ई कहाँ है जिला ई में कुल ये रहा चयनित कितने हैं, देखो 7 और 7 14, एक ही लाइन में जोड़ना है, 7 और 7 14 और 5 19 और 6 25 और 7 32, मतलब 320, और 5 का 20, 340 है दोस्तों। कहते हैं ये 340 है जो, इसका ए का कितने प्रतिशत है, ए के चयनित का, ए में कितने हैं, ये है 9 और 9, 9 और 4 13 और 8 13 और 8 21 और 9 30 और 7 37 370, और 8 और 4 12 2 14, 70 और 14 84, 384 का कितने परसेंट है ये आपको बताना है। तो जीरो, ये 2 100 लगाएंगे साथ में परसेंटेज, तो 4 पे काटो इसको पहले, 4 निमा 36, 2 बचेगा, 4 6 24, इसको 4 पे काटते हैं तो 4 8 32, 4 5 20, 85 आएगी। 85 को 96 से भाग करना आपको। ठीक है, 85 को 96 से भाग करना है, तो सीधा करते हैं। देखो 100 को इसको लिख सकते हैं 96 प्लस 4, तो करने का तरीका कैलकुलेशन, तो 96 बटे 96 दोस्तों बनाएगा, और 4 बटे 96 तो आएगा ये 24 1/24। इसकी मल्टीप्लाई करनी है 85 से, 85 तो आएगा ही आएगा, 85 प्लस कितना आएगा ये 24 24 3 72, 85 प्लस 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 88 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा, 88 पॉइंट समथिंग परसेंट ऐसे आएगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है ये आपको देखना है।
ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, 88 पॉइंट समथिंग ऑप्शन सेकंड में है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 टू 38, तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। 5 महीने के दौरान 5 कंपनियों को में बेचे गए उत्पादों की संख्या। मार्च में कंपनी पी और आर के द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या। देखो पी और आर की दोस्तों मार्च में, तो पी की 180 है और 180 और आर की कितना है 115। 180 प्लस 100 280, 280 और 15 295 मार्च में। ठीक है, पी और आर का हमने निकाल लिया। और अप्रैल में उन्हीं कंपनियों के द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या का अनुपात। अप्रैल में पी 160 है और आर दोस्तों 240 है। 40 24 और 16 कितना होगा 40 होगा, ये बन जाएगा 400। ये अनुपात निकालना है। 5 पे काटेंगे 295 को, 5 पंजो पंजो 25 बचेगा 4, 5 नहीं 45। 5 पे काटेंगे दोस्तों 5 इट्ठा 40, 59 80 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। एस में दोस्तों जनवरी से अप्रैल, एस में जनवरी से अप्रैल, एस में देखो ये रहा जनवरी और एस में ये रहा अप्रैल। तो ये कितने का इंक्रीज है, आप कहेंगे 15 और 40, 55 का इंक्रीज है 85 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। तो ये आएगा 5 पे काटेंगे 11 आएगा, 5 पे काटेंगे 17 आएगा। ठीक है, ये आएगा 1100 बटे 17, 17 17 पंजे 50, 17 छिक्का 102, 17 छिक्का 102, तो 6 आना चाहिए स्टार्टिंग में, तो इन दोनों में है, तो बचेगा 8, फिर 17 चौके 68, 64 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 में है कंपनी टी द्वारा मार्च अप्रैल मई में बेच गई उत्पादन की कुल संख्या। टी द्वारा दोस्तों मार्च अप्रैल मई, टी मार्च में अप्रैल मई, तो ये तीनों जोड़ना है। 165 का डबल करोगे 16 दूनी 32, 320 330, 165 का डबल 330 और प्लस 120, 330 प्लस 100 430 450। 32% माइल स्टील से बने थे। मार्च अप्रैल और मई में कंपनी टी द्वारा बेची गई माइल स्टील की उत्पादक कुल संख्या। तो 32% निकालना है इसका सीधा आपको, तो 32/100 करोगे, तो इसको काटते हैं पहले 5 पे, 5 पे आएगा दोस्तों 20, ये आएगा 90, इससे 5 45 90, 5 पे 20 आया, तो 0 से 0 कैंसिल और 2 पे काटूंगा इसको 16, 16 निमा कितना होता है 144 होता है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन में आपके लिए भी छोड़ता हूँ एक आधा क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आप करोगे खुद से, आप कमेंट करिए इसका ऑप्शन जो भी आएगा आपका आंसर आएगा, आप कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 38, इसको मैं कर देता हूँ। कंपनी क्यू द्वारा जनवरी मई से मिलाकर बेचे गए उत्पाद। क्यू के दोस्तों जनवरी और मई में मिलाकर, क्यू के जनवरी में 801 और मई में 120, तो कितना होगा 921। समान महीनों में आर द्वारा बेचे गए उत्पादों कुल संख्या के बीच का अंतर। आर के भी दोस्तों किसमें जनवरी और मई में 155 और 130। यहाँ पे दोस्तों एरर है, एरर क्या है 801 नहीं, इतना बड़ा डाटा नहीं हो सकता, ये 80 है। ठीक है, तो ये 80 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 200, और इसमें कितना हो जाएगा आर में 155, 200 तो हो गया सीधा 55, और 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा, जो 200 है ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 155 में 100 ले लूंगा, 155 का इसका भी 100 ले लूंगा, दो कैंसिल हो जाएंगे इसमें, और 55 और 30 सीधा ऐड कर दूंगा, कितना आएगा 85, तो अंतर आएगा 85 का हमारे पास, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 टू 43 है। यहाँ दिया गया है पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर विश्वविद्यालय के खर्च को दर्शाता है। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे के प्रश्नों का उत्तर दें। कार्यक्रम की तुलना में खर्च को दर्शाता है और प्रश्न, ठीक है, ये खर्च को दर्शाता है दोस्तों। कार्यक्रमों की तुलना में अनुसाधन पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया। कार्यक्रमों की तुलना में, कार्यक्रम कहाँ है दोस्तों, ये रहा कार्यक्रम 35 है, और अनुसंसाधन कहाँ है, अनुसंधान, अनुसंधान ये रहा, ये रहा 65। ठीक है, इसकी तुलना में इस पर कितना अधिक खर्च किया गया 65, और इसका 35 माइनस करेंगे 30 आएगा, 35 के पीछे इंटू 100 साथ में परसेंटेज, तो आप काटोगे इसको 5 7 35, 5 6 30,
तो ये आएगा 6/7। 1/7 इसके बराबर होता है 14 सही 2/7%। आपको अगर परसेंटेज आपने पढ़ा है 1/7, 6/7 निकालना है, 14×84 तो आएगा ही आएगा, और आएगा 12/7। तो एक सही 5/7 ये जुड़ जाएगा, तो आएगा 85 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम कहेंगे ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितने प्रतिशत खर्च किया गया? छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितने प्रतिशत खर्च किया गया? दोस्तों छात्रावास पे कितना है, यहाँ पे देखोगे आप 46 है। टोटल सर्कल कितने डिग्री का होता है? ये 360 का होता है। तो हम कहेंगे टोटल 360 है। टोटल कितना है? 360। तो इसको काटो, परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल। अब 2 पे काटो 18 आएगा, और 2 पे काटो 23 आएगा। 230 बटे करना आपको 18, पहले जाएगा 18 कम 18 बचेगा 5, फिर 18 दूनी 36 बचेगा 14, ये आएगा 12 पॉइंट समथिंग। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि दिस, ये है दोस्तों जो भी है डाटा, ठीक है, इतने रुपए है। तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितने अधिक है? तो आधारभूत पर छात्रावास से, आधारभूत पे तो 50 है, ठीक है, आधारभूत पे कितना है? 50 है, ये रहा देखो, और छात्रावास पे 46 है, कितना? 4 डिग्री ज्यादा है। तो 360 डिग्री की वैल्यू ये है दोस्तों, तो सीधा काट दूंगा 360 पे, 360 इसके बटे में आएगा, तो 180 दूनी 360, तो इसको काटेंगे 3 और 2 5, 1 लाख को काटेंगे तो 50,000 आएगा। 50,000 की जब 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 लाख आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके लिए। जैसे खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया गया? खेलों की तुलना, खेलों पर शिक्षा की तुलना में दोस्तों, ठीक है, खेलों पर देखो ये रहा शिक्षा 80, खेलों पे क्या है? 52 है। कितना खर्च कम खर्च किया? आप कहेंगे 28, किसकी तुलना में? शिक्षा की तुलना में। तो शिक्षा बटे में आएगा 80, तो इसको काट दो, 28/80 इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो 4 पे काट, इसको काटो 20 चौका 80, 20 पंजे 100, यह कह सकते हैं 20 पंजे 100, 20 चौका 80, 4 पे काटूंगा 7 आएगा, 7 पंजा 35%। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आसान क्वेश्चन है। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ठीक है, नेक्स्ट आप करेंगे, कमेंट करेंगे आंसर इसका जो भी आपका आएगा, अगर डाउट है कुछ वो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और आपको जल्दी से जल्दी एग्जाम में जैसे करना होता है वैसे ही आप इसको सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ। 2005 में दोनों कंपनी ए और बी की आय 3:4 के अनुपात में है, अनुपात में थी। 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या था? देखो ये क्या है दोस्तों, दिए गए वर्षों के दोनों कंपनी ए और बी के द्वारा अर्जित लाभ है, ये प्रतिशत लाभ है। 1 से 6 की अवधि के दौरान दो कंपनी ए और बी प्रतिशत लाभ को दर्शाएगा। अगर आपको ठीक पड़े और प्रश्न को उत्तर दिए। अब ए 2005 में ए और बी, ए है ये डार्क वाला, बी है लाइट वाला। 2005 में देखोगे ए डार्क वाला दोस्तों, ए क्या है? 70 है लाभ, इसका परसेंट है, और बी का लाभ कितना है? बी का लाभ है दोस्तों 5 में 50%, कितना है? 50%। तो यहाँ से आपको व्यय का अनुपात बताना है। देखो इसमें देखो वैसे तो आपको कैलकुलेट ही पड़ जाएगा क्वेश्चन, आप इसमें देखो दोस्तों एक शॉर्ट लॉजिक लगा सकते हो। मैं इस पे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ क्या करना है आपको। जो भी लाभ होगा, ये जो भी व्यय होगा, खर्चा होगा, देखो प्रॉफिट लेने के बाद जो भी खर्चा होगा लाभ लेने के बाद, वो क्या होगा दोस्तों? इनकी आय है, इनकम का एक का खर्चा होगा इसका 3 का मल्टीपल, एक का खर्चा होगा 4 का मल्टीपल। ऐसे ऑप्शन उठाने हैं जो आपको एक 3 का मल्टीपल हो, एक 4 का मल्टीपल हो। देखो ये 3 से भाग नहीं होता, ये भी 3 से भाग नहीं होता, ये भी 3 से भाग नहीं होता। देखो ये 3 का मल्टीपल है और ये 4 का मल्टीपल है, तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, यदि 2005 में दोनों कंपनियों की आय समान थी तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या था? 2005 में देखो ए का लाभ 70% था, बी का लाभ कितना था दोस्तों? 2005 में बी का लाभ था हमारे पास 50%, ठीक है, ये देखो 50% है। इसको देखो कैसे करेंगे, इसको करने का एक ही तरीका है, ठीक है, इसमें देखो शॉर्ट तो कुछ अप्लाई नहीं हो रहा इसमें दोस्तों। इसको क्या करोगे, मान लो
एक ही और इसकी आय तो दोनों की सेम है, इनकम दोनों की सेम है। तो यहाँ से मान लो इनकम दोनों की एक्स है, तो यहाँ से मैं ए का प्रॉफिट कितना है दोस्तों, 70% है। तो ए का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ए की इनकम तो एक्स है, खर्चा मान लो उसका ए का वाई 1 है, बटे में वाई 1, ये क्या है प्रॉफिट का रेशियो। 70/100 करेंगे 70% को, 7/10 आएगा। क्या आएगा, 7/10 आएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं, क्यों, देखो इनकम में से अगर आप क्या करोगे दोस्तों, खर्चा माइनस करोगे वो प्रॉफिट तो आएगा। ठीक है, अब यहाँ से नीचे क्या है, ये खर्च है। ठीक है, लाभ देखेंगे खर्च के बेस पे, तो देखेंगे भाई इतना खर्च हुआ इतना लाभ हुआ। यहाँ से हम निकाल लेंगे, किसका रेशियो निकालना, हमें व्यय का निकालना है। तो यहाँ से 10x बराबर आएगा 10x माइनस 10y1 बराबर आएगा 7y1। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास जो y1 की वैल्यू आएगी क्या आएगी, 10x है ये, और ये बराबर आएगा 17y1। y1 की वैल्यू आएगी 10x/17। वैसे ही b का मान लाभ कितना है, 50% की फ्रैक्शन 1/2 है। b की इनकम तो x है, इनकम माइनस b का खर्च मान लेते हैं y2 बटे में y2, जो खर्च के बेस पे, तो देखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 2x माइनस आएगा 2y2 बराबर है y2, और 3y2, 2x बराबर है 3y2। तो x की वैल्यू क्या आएगी, या सॉरी y2 की वैल्यू क्या आएगी, y2 की वैल्यू आएगी 3 या कह सकते हैं सॉरी y2 की वैल्यू आएगी 2/3x। क्या आएगी, 2/3x, ये ठीक है, 2x/3 कह सकते हैं। तो अब आपको रेशियो निकालना है किसका, y1:y2 निकालना है दोस्तों। तो ये है 10x/17 y1 की वैल्यू, और y2 की कितनी है 2x/3। तो यहाँ से दोस्तों 2 से काटेंगे 5 आएगा, और 5×3 = 15, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 17, तो आएगा रेशियो 15:17। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ रुपए था, तो 2002 में उसकी आय क्या थी दोस्तों, इनकम मान लेते हैं आई थी। अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट है 2002 में इसका 30%। अब प्रॉफिट 30% कैसे आता है, इनकम में से माइनस करेंगे, इसका एक्सपेंडिचर कितना है 200 करोड़, बटे में दोस्तों जो प्रॉफिट होता है किसके बेस पे देखेंगे, एक्सपेंडिचर के बेस पे, और जो लाभ है कितना है 30%, तो फ्रैक्शन होगी 3/10। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10i आएगा माइनस 2000 हो जाएगा, ये 2000 करोड़, ये हो जाएगा 2×600 करोड़। तो 10i की वैल्यू आएगी 2600 करोड़। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी 260 करोड़। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन आप करिए, फिर लास्ट क्वेश्चन इसका मैं करता हूँ। ठीक है, 48 नंबर मैं करूँगा, ये आप करिए, खुद से ट्राई करिए, आपका भी माइंड चलना चाहिए इसमें। अगर डाउट आता है आप कमेंट करिए, और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर प्रैक्टिस करिए सोल्व करने की, या फिर आप ऐसा करो पॉज करो वीडियो फिर सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है इसका। वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ रुपए था, और 2003 में कंपनी ए की आय 2003 में उसके खर्च के समान थी। वर्ष 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी। अब देखो कैसे करेंगे इसको, प्रॉफिट निकालेंगे दोस्तों, अभी तक जो करते आए हैं। इनकम मान लेते हैं आई है, इनकम में से खर्चा माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। जो प्रॉफिट आएगा किसके बेस पे आएगा, खर्च के बेस पे। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है 2003 में दोस्तों कंपनी का, ये है प्रॉफिट है कंपनी ए का 60%। 60% की फ्रैक्शन होगी 6/10, ये कह सकते हैं डायरेक्ट फ्रैक्शन निकालते हैं। 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। दिस इज इक्वल टू दिस, यहाँ से इनकम आ जाएगी, ये आएगा 5i माइनस 5×2 = 10, 1000, 3×2 = 600 प्लस हो जाएगा दोस्तों, तो 5i आएगा, ये आएगा 1600। तो आई की वैल्यू आएगी कितनी, 5 से बात करें 32×5 160 होता है 320 करोड़।
इनकम कितनी आई 320 करोड़। अब देखो तो इसका मतलब कहता है जो कंपनी का इसका व्यय है, कंपनी का व्यय ए का व्यय 200 करोड़ रुपए था, और 2003 में कंपनी ए की जो आय थी, आय निकाली 320 करोड़। ये किसके बराबर है? 2003 में उसके खर्च के समान है। ठीक है, 2000 सॉरी 2000, ये दोस्तों 6 आना चाहिए यहाँ पे, 2006 में उसके खर्च के समान है। तो यहाँ पे आपको बताना है कंपनी की आय 2006 में। तो यहाँ से अब वैसे ही करेंगे, आई खर्च माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आएगा खर्च के बेस पे। और प्रॉफिट कितना है 2006 में? आप कहोगे कंपनी ए का प्रॉफिट है 2006 में 45%। 45, 5 नहीं 45, या कहेंगे 9/20। तो 20 आई की वैल्यू आएगी 20 आई। अब इसको सोल्व करना है और कुछ भी नहीं है, माइनस 32×2 6400 बराबर है ये किसके? 6400। 20 आई माइनस 6400 बराबर है 32×9 900 9×2 18, एक कैरी 9×3 27 और एक 28 2880 2880। अब आई की वैल्यू क्या आएगी? 6400 उस साइड जुड़ जाएगा इसमें, 6400 जोड़ेंगे 0 8 8 4 12, एक कैरी 6 3 9, और 20 आई के बराबर है दोस्तों। तो आई की वैल्यू क्या आएगी? 928, क्या आगे जीरो है बटे में 20 आ जाएगा, आई की वैल्यू आ जाएगी। इसको काटोगे 2 8 बचेगा 1, 2 6 12, 2 4 464 करोड़ आएगी। ठीक है, कंपनी की जो आय है 2006 में कितनी आई? 464 करोड़। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, अभी जीके के क्वेश्चन आगे। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। ठीक है, जजिया फिर से किसने लगाया था? इसका राइट आंसर होगा, ये लगाया था औरंगजेब ने। ठीक है, किसने लगाया था दोस्तों? जजिया गैर मुसलमानों पर लगाया जाना वाला कर था ये लगाया था फिर से औरंगजेब ने। सबसे पहले किसने लगाया था? 712 ईस्वी में। ठीक है जी, किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? शिपिंग, बैंकिंग और बीमा, रेलवे, वृक्षारोपण और खान। तो ये माना जाता है दोस्तों रेलवे की जो शुरुआत करी थी। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे तक लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में। इसको सबसे अहम माना जाता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। दोस्तों ये थे इसका सेकंड पार्ट। यूपी यूपी पैट का ये था सेकंड पार्ट। हम करें यूपी पैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन किए थे 1 से लेकर 23 तक, अभी इसमें किया हमने 24 से लेकर 50 तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।